गुड आफ्टरनून टू ऑल। एक बार फिर से आप सब लोगों का उत्कर्ष नर्सिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। सब लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। पारुल, पाल, नेहा, हेमा, सेजल, भावना, सब लोगों का स्वागत है। सब लोगों को फटाफट से एक बार फिर से जुड़ जाना है और उसके बाद में अपन कल का जो अपना लास्ट एमसीक्यू था वो आज के सेशन का जो है फर्स्ट एमसीक्यू रहने वाला है। और आप लोगों को क्या करना है, जल्दी से इस क्लास में जुड़ जाना है और उसके बाद में अपन इस क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। फटाफट से सब लोगों को क्या करना है, पहले तो वीडियो को लाइक करना है और उसके बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है ताकि बाकी लोग भी अपने साथ में क्या है जुड़ जाए। प्रियंका कुमारी, ममता, MK शर्मा, शिवानी यादव, प्रिया, नाज 360 डिग्री हर क्लास के अंदर एक्टिव रहते हैं। नाज 360 डिग्री, तो आप सब लोगों का स्वागत है। गुड आफ्टरनून टू ऑल। और अब अपन जो है आज के MCQ सेशन को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं और ये इंटरेस्टिंग सेशन जो है आप लोगों को कंसिस्टेंट बने रहना है और कंसिस्टेंट देखते रहना है और हर नए कंसेप्ट को लर्न करना है जो एग्जाम के अंदर सवाल बनता है। पहला MCQ आज के सेशन का है, आपके सामने पढ़ना है और जवाब देना है। पढ़ना है और क्या करना है, जवाब देना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, चीज़ों को सही समझ के फिर जवाब देना है। सवाल आपसे कह रहा है, फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन द फर्स्ट 36 हावर ऑफ द लाइफ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है पेशेंट को और क्या हो रहा है, पूर फीडिंग कर रहा है बच्चा, एम्प्टी पड़ा है क्या रेक्टम, आर द फाइंडिंग ऑफ। ये वाली फाइंडिंग कौन सी बीमारी के अंदर देखने को आपको मिलने वाली है, ये आप सब लोगों को क्या करना है, सही जवाब देना है। और जब मैक्सिमम लोग जुड़ जाएंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोल वाला सिस्टम भी खेलने वाले हैं, इस सेशन को और इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। हर चैनल के ऊपर आपको ये पोल वाली इंटरेस्टिंग चीजें नहीं मिलेगी, लेकिन उत्कर्ष के नर्सिंग प्लेटफॉर्म पे आपको जरूर मिलने वाली है। यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है हर्शुस्प्रंग डिजीज, दूसरा ऑप्शन कह रहा है ये अपेंडिसाइटिस है, ऑप्शन सी कह रहा है ये माल एब्जॉर्प्शन है, ऑप्शन डी कह रहा है ये पेरिटोनाइटिस वाली बीमारी के अंदर ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं क्या। सब लोगों ने ए ऑप्शन को राफेल की तरह बनाया है और फटाफट से सब लोग लिंक को पहले शेयर कर दीजिए और फिर हम पोल वाला सिस्टम खेलेंगे और ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब क्या करेंगे, आप अपनी रैंक के लिए जब आप खेलते हो, अपनी रैंक के लिए जब आप खेलते हो तो आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है और इस पोल के अंदर क्या होता है, जो सबसे पहले आंसर देता है वो क्या होता है, रैंकर बनता है। और इसी तरीके से आपको एग्जाम के अंदर भी रैंक लानी है। तो पहला ऑप्शन जो कह रहा है हर्शुस्प्रंग डिजीज, और मैक्सिमम लोग जवाब क्या दे रहे हैं, हर्शुस्प्रंग डिजीज का जवाब दे रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। इसी बीमारी के अंदर ऐसा होता है, इस बीमारी के 2-3 नाम और है, इस बीमारी के 2-3 नाम और है। इसको मेगा कॉलन डिजीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेगा कॉलन डिजीज के नाम से जाना जाता है। इसको ए गैंग्लियोनिक डिजीज बोला जाता है, ए गैंग्लियोनिक डिजीज के नाम से भी इसी को जाना जाता है। ये हमारा इसोफेगस है और इससे जुड़ता है, उसको हम बोलते हैं स्टमक। स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से रहती है और इस स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में क्या होता है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में इस तरीके से लार्ज कॉलन स्टार्ट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन इसी तरीके से स्टार्ट होती है और लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड कॉलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड कॉलन बोलते हैं। और ये जो सिग्मॉइड कॉलन है, यहाँ पे गैंग्लिया एब्सेंट हो जाती है। नर्व सप्लाई जो होती है, नर्व सप्लाई की वजह से ही इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं। क्या होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, इसलिए फूड आगे क्या है, फॉरवर्ड होता रहता है। तो ये वाला जो कॉलन है उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड कॉलन बोलते हैं। और मोस्ट कॉमनली यही अफेक्ट होता है। मोस्ट कॉमन जो है अफेक्टेड एरिया कौन होता है इस डिजीज के अंदर, तो होता है सिग्मॉइड कॉलन। और यहाँ पे जब गैंग्लिया एब्सेंट होती है तो ये वाला कॉलन कैसा है, डिसेंडिंग कॉलन है। कैसा है, डिसेंडिंग कॉलन है। और इस डिसेंडिंग कॉलन के अंदर क्या हो जाएगा, सारा का सारा स्टूल जो है वो क्या इकट्ठा हो जाएगा इस डिसेंडिंग कॉलन के अंदर। जब आप इस पेशेंट का एक्सरे करके देखेंगे तो यहाँ पे ये कॉलन बड़ा हुआ दिखेगा। इसका मतलब क्या है, सिग्मॉइड कॉलन के अंदर क्या है, मेसेंट्रिक प्लेक्सस जो है नर्व का वो एब्सेंट है और वो प्लेक्सस एब्सेंट है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं है। और जब मूवमेंट नहीं है तो सिग्मॉइड कॉलन किससे अटैच होता है, रेक्टम से। किससे, रेक्टम से होता है। और सवाल आपसे कह रहा है रेक्टम यहाँ पे एम्प्टी पड़ा है क्योंकि सिग्मॉइड कॉलन तक क्या है, यहाँ आकर के स्टूल रुक गया है, आगे बाहर नहीं आ रहा है। बाहर नहीं आ रहा है तो रेक्टम क्या पड़ा है, एम्प्टी, और कॉलन क्या हो गया है, बड़ा। इसलिए बीमारी कैसी हो गई, मेगा कॉलन वाली बीमारी हो गई। और ये वाला जो है, ये कॉलन कैसा है, ट्रांसवर्स है और ये कैसा है, असेंडिंग है। कैसा है, असेंडिंग है। ये सारे के सारे पार्ट्स किसके हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के। किसके पार्ट्स है, लार्ज इंटेस्टाइन के। बहुत सारे लोग जवाब लिख रहे हैं कि इसके अंदर जो सिम्टम देखने को मिलता है
वो होता है क्लासिकल सिम्टम, वो होता है रिबन लाइक स्टूल। क्या होता है? रिबन लाइक स्टूल क्यों होता है? तो रिबन लाइक स्टूल होने का कारण होता है कि जब ये अपर इंटेस्टाइनल पार्ट जो है वो इसके ऊपर प्रेशर बनाता है तो स्टूल क्या है, प्रेशर की वजह से बाहर आता है, तो कैसा दिखता है? रिबन लाइक स्टूल दिखता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? कॉन्स्टिपेशन। क्या देखने को मिलता है? कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। और पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा? बच्चा फीडिंग भी क्या करेगा? पुअर। जब उसका स्टमक और आंत पूरी भरी पड़ी है, आगे खाली नहीं हो रही, तो बच्चे की फीडिंग भी कैसी हो जाती है? पुअर हो जाती है। सब लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरी बीमारी जो लिखी हुई वो लिखी है अपेंडिसाइटिस। क्या लिखा हुआ है? अपेंडिसाइटिस लिखा हुआ है। ये जो अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिक्स वाले पार्ट्स का क्या है? इन्फ्लामेशन है। जहां कहीं पे भी यहाँ पे आइटिस वर्ड लग रहा है, इसका मतलब ये किसको इंडिकेट कर रहा है? इन्फ्लामेशन को। किसको? इन्फ्लामेशन को इंडिकेट कर रहा है। जब आप अपेंडिसाइटिस पढ़ते हो तो बहुत सारे साइन इसके अंदर देखने को मिलते हैं, और वो साइन आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख देंगे। एक साइन होता है सोयाज साइन। क्या होता है? सोयाज साइन। और एक जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, मैकबर्नीज पॉइंट वाला पेन। मैकबर्नी पॉइंट वाला पेन। और इसके अलावा जो पूछा जा सकता है आपसे, वो पूछा जाता है आपको रोसिंग साइन। क्या पूछा जाता है? रोसिंग साइन। और ये सारे के सारे साइन कहाँ देखने को मिलते हैं? ये सारे के साइन जो साइन है ये कहाँ देखने को मिलते हैं? ऑब्चुरेटर साइन भी देखने को मिलता है। जब राइट साइड लेग का इंटरनल फ्लेक्शन होता है, राइट साइड के हिप जॉइंट में इंटरनल फ्लेक्शन होता है, उस टाइम पेन होता है, उसको बोलते हैं ऑब्चुरेटर पेन। क्या बोला जाता है इसको? जब क्या है, राइट हिप का क्या हो, राइट हिप का कैसा मूवमेंट हो, इंटरनल फ्लेक्शन हो। कैसा हो? इंटरनल फ्लेक्शन हो। और तब आपको क्या पेन होता है, उस पेन को बोलते हैं ऑब्चुरेटर साइन। रोसिंग साइन का मतलब क्या होता है? हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी है इसके कितने क्वाड्रेंट होता है? इसके दो जो है टोटल 4 क्वाड्रेंट होता है। राइट अपर होता है, लेफ्ट अपर होता है, राइट लोअर होता है, राइट लोअर होता है और लेफ्ट लोअर होता है। ये क्या है? टोटल एब्डोमिनल कैविटी के 4 क्वाड्रेंट है। और जब अपेंडिक्स होती है तो अपेंडिक्स किस साइड का हिस्सा होता है? राइट साइड का। किधर का? राइट साइड का होता है। तो राइट साइड में जब आप क्या करते हो, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर कंप्रेस करते हो, जब लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के ऊपर जाकर के आप कंप्रेस करते हो तो मरीज को राइट साइड के लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है। उस पेन को हम बोलते हैं रोसिंग साइन। क्या बोलते हैं? रोसिंग साइन बोलते हैं। सब लोग जो है बहुत जबरदस्त जवाब दे रहे हैं साथ साथ में। मैकबर्नीज पॉइंट क्या होता है? मैकबर्नीज पॉइंट ये जो है बटन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? अम्बिलिकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्बिलिकस बोलते हैं। और फीमेल के अंदर ये सुंदरता वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? बटन लाइक स्ट्रक्चर। लव हैंडलिंग वाला जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? अम्बिलिकस। अम्बिलिकस से लेकर के और राइट साइड का क्या? एंटीरियर एंड सुपीरियर इलियक स्पाइन। कैसा? एंटीरियर एंड सुपीरियर इलियक स्पाइन। कैसा? सुपीरियर इलियक स्पाइन जो है इनके बीच में यहाँ पे जो पॉइंट बनता है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? मैकबर्नीज पॉइंट बोलते हैं। और इस मैकबर्नीज पॉइंट पे जो पेन होता है ये क्लासिकल सिम्टम है किसका? अपेंडिसाइटिस का। तो ये सारे के सारे साइन आपको याद रखना है। सोयाज मसल्स का पेन भी क्या है? सोयाज साइन है। तो यहाँ पे जो है ये तो था अपेंडिसाइटिस। माल एब्जॉर्प्शन जिसको बोला जाता है वो बीमारी है सिलाइक डिजीज। बच्चों के अंदर क्या है? सिलाइक डिजीज को बोला जाता है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, या इसी को बोला जाता है ग्लूटेन एंटेरोपैथी। ग्लूटेन को लेकर के इंटेस्टाइन के अंदर सेंसिटिविटी आ गई है, विलाई डिस्ट्रॉय होने लग जाता है, मरीज के अंदर क्लासिकल सिम्टम देखने को मिलता है डायरिया। क्या देखने को मिलता है? डायरिया। और ग्लूटेन फ्री लाइफ जो है उसको क्या करना पड़ेगा? लाइफ जीनी पड़ेगी। कैसी? ग्लूटेन फ्री। जिंदगी में कभी भी ग्लूटेन नाम का प्रोटीन नहीं खा सकता, क्योंकि ग्लूटेन क्या है? एक तरह का प्रोटीन है जो किसके अंदर पाया जाता है? जो ब्रो ट्रिक हमने पढ़ी थी। कौन सी ट्रिक? ये जो ब्रो वाली ट्रिक पढ़ी थी ये अवॉइड करनी रहती है। किसके अंदर? सिलाइक डिजीज के अंदर, जिसको क्या बोला जाता है? माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। क्या बोला जाता है? माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। पेरिटोनाइटिस जो अपने एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन को कवर करके रखती है और उस कवरिंग का इन्फ्लामेशन होना कहलाता है पेरिटोनाइटिस। क्या कहा जाता है? पेरिटोनाइटिस। और अगले सवाल का जवाब दो। और अगले सवाल में आपको पहले सवाल पढ़ना है और उसके बाद में हम इस पे क्या लगा देंगे? पोल लगा देंगे। और फिर आपको जैसे ही पोल लगता है आपको बार बार क्या करना है? बार बार ऑप्शन में ऐसे BCD नहीं लिखना है, एक ही बार अपना जवाब लिखना है। पहले आपको इस सवाल को पढ़ लेना है, उसके बाद में अपन
पोल लगाने वाले, ये क्या है, द नर्स अंडरस्टैंड दैट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर द डिप्रेस क्लाइंट इन द, यहाँ पे साइकेट्री का सवाल आ चुका है नेक्स्ट, और यहाँ पे इसको पढ़ लेना है। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है रिमोर्स एंड गिल्ट, ऑप्शन बी कह रहा है नीड फॉर कंफर्टिंग, ऑप्शन सी कह रहा है एंगर टुवर्ड्स द अदर्स, ऑप्शन डी कह रहा है फीलिंग ऑफ लो सेल्फ स्टीम। यहाँ पे इनमें से आपने इस सवाल को पढ़ लिया है और अब अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर अपन पोल लगाने वाले हैं। पोल को मैं जो है टाइमिंग दे देती हूँ और जैसे ही मैं स्टार्ट करूँ आपको क्या करना है, उस टाइम लिखना है, पहले जवाब नहीं लिखना है। जैसे ही स्टार्ट हो गया है अब आपको जवाब लिख देना है, फटाफट से आपको जवाब लिख देना है। टाइमिंग आपका स्टार्ट हो चुका है इसके अंदर। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जब आप अपनी रैंक के लिए खेलते हो तब सिलेक्शन होता है, जब आप रैंक को दिमाग में रखते हो तभी क्या है, सिलेक्शन तो हो ही जाते हैं। सिलेक्शन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे जो है आपके इस रिजल्ट को ये क्या करने वाला है, लोड कर रहा है कि कौन सा स्टूडेंट जो है इस एग्जाम का, इस एमसीक्यू का टॉपर बन रहा है। और अब जब क्या करना है, इसको मैं जो है जवाब दे दूंगी कि ये वाला सही आंसर है और ये आपका क्या करेगा, शो करेगा रिजल्ट को। किसको, रिजल्ट को शो करेगा। और कितने परसेंटेज लोगों ने कौन कौन सा जवाब दिया है, लगभग जो है 60.53% लोगों ने जवाब ए दिया है और सिर्फ 8.55% लोगों ने जवाब सी दिया है। और ऑप्शन जो है बी जो है 3.29% लोगों ने जवाब दिया है और डी जो है 27.63% लोगों ने दिया है। और अब आपको जो है बहुत कम जो है लोग सही जवाब दे पा रहे हैं, सिर्फ 8.55%। और इतना टफ सवाल तो नहीं था। और अब आपको यहाँ पे डैशबोर्ड देख देना है कि टॉपर कौन आया है और कितने सेकंड के अंदर रिफ्लेक्ट किया है। ये आपके रिफ्लेक्सेस है, आपके ब्रेन के रिफ्लेक्सेस है कि कितना फास्ट जवाब आप दे पा रहे हो। यहाँ पे अंजलि जो है उसने 8.8 सेकंड के अंदर इसका जवाब दे दिया। अंजलि इसकी टॉपर है। उसके बाद में सेकंड टॉपर है रिंकी सिंह यादव और थर्ड टॉपर है जसविंदर कौर और फोर्थ है अमरजीत और 5 जो है वो क्या है, धनेश्वरी पटेल और 6 पे है सोनिका। तो नेक्स्ट जो अपना एमसीक्यू है, नेक्स्ट जो है इसका, अब आपको इसका सही जवाब जान लेना है और आपको पता चल गया है कि इसका सही जवाब क्या है, सी जवाब है। क्या है, सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। सी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। यहाँ पे क्या है, ये मरीज जिसके अंदर क्या है, अंडरस्टैंड दैट इज द डिफिकल्ट टास्क फॉर डिप्रेस पेशेंट। पेशेंट कैसा है, जिसके अंदर सीरोटोनिन हार्मोन का लेवल कम हो चुका, क्या हो गया है, सीरोटोनिन हार्मोन जो है, न्यूरोट्रांसमीटर जो है, ये क्या हो गया है, कम। और ऐसे पेशेंट का मूड कैसा रहता है, सैडनेस वाला। कैसा रहता है, सैडनेस वाला। मरीज होपलेसनेस हो जाता है। कैसा हो जाता है, होपलेसनेस हो जाता है। कोई उम्मीद उसको जिंदगी में नहीं रहती है। वर्थलेसनेस हो जाता है, कोई भी काम नहीं कर पाता है। और कैसा हो जाता है, हेल्पलेसनेस हो जाता है। उसको लगता है अब कोई भी मेरी हेल्प करने वाला नहीं है, उसकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसी फीलिंग कौन ले आता है, ये सीरोटोनिन वाला न्यूरोट्रांसमीटर। जब ऐसा मरीज है तो वो मरीज क्या नहीं कर सकता, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि वो तो किसी स्टिमुलाई का आपको जवाब नहीं देता है। वो खुद को आइसोलेट कर देता है, सबसे अलग कर देता है। और उसके माइंड के अंदर जो भयंकर आइडिया खराब हो सकते हैं वो क्या है, सुसाइड करने वाले जो आइडिया आ जाते हैं वो कहाँ पे आते हैं, सीवियर डिप्रेशन वाली कंडीशन के अंदर आते हैं। और जब सीवियर डिप्रेशन वाली कंडीशन में सुसाइडल आइडिया आ जाए तो फिर जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। इससे किससे किया जाता है, ईसीटी दी जाती है इस मरीज को। इसके न्यूरॉन को स्टिमुलेट किया जाता है कि भाई साहब इस तरीके से ऊपर नहीं जाना है, आपको क्या करना है, फिर से जिंदगी में खड़ा होना है। एग्जाम कोई भी जिंदगी का लास्ट एग्जाम नहीं है, और जब लास्ट एग्जाम नहीं है तो आपको क्या करना है, फिर से लग जाना है। ईसीटी क्या दी जाती है, ईसीटी दी जाती है। और यहाँ पे लिखा है रिमोर्स एंड गिल्ट। ये मरीज तो ऑलरेडी गिल्ट में रहता है, ये कोई बड़ा टास्क इस मरीज के लिए नहीं है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है नीड फॉर कंफर्टिंग, ये नीड फॉर कंफर्टिंग में रहता ही नहीं है। और ऑप्शन डी के अंदर लिखा है फीलिंग द लो सेल्फ स्टीम, तो ये इसको
बड़ा टास्क नहीं है इसके अंदर, तो सोल हेल्प जो है सेल्फ स्टीम ही रहता है और गिल्ट में ही रहता है मरीज, और कंफर्टिंग की जरूरत नहीं है। तो जो टास्क है वो क्या है, ऐसे मरीज को आप गुस्सा नहीं दिला सकते। टास्क क्या है आपके सामने डिप्रेशन वाले के लिए, वो ये है कि आप इस मरीज को गुस्सा नहीं दिला सकते, क्योंकि ये आपसे बात ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसी फीलिंग इसको आ रही है। और अगले सवाल के लिए आप सब लोग रेडी हैं, तो नेक्स्ट सवाल का जवाब देना है। नेक्स्ट सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। हॉस्पिटल के अंदर पाए जाने वाली इंपॉर्टेंट डिवाइस जिसका नाम है मॉनिटर। क्या नाम है? मॉनिटर है। और ये जो मॉनिटर है, इस मॉनिटर के अंदर आपको रीडिंग देखनी है। क्या करना है? इस मॉनिटर के अंदर रीडिंग देखनी है और बताना है ये मॉनिटर की कौन कौन सी रीडिंग क्या क्या इंडिकेट करती है, और इस मॉनिटर के अंदर आप क्या क्या पैरामीटर देखते हो, ये आपको जवाब देना है। और जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जब आप इसको ढंग से पढ़ लेंगे तो इस पर भी अपन क्या लगा देंगे? पोल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पोल। और पोल से क्या हो जाएगी? क्लास अपनी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि आप सब लोग जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। जब पोल लगता है ना, तो अंदर से बहुत ऐसा होता है कि मेरी रैंक आनी चाहिए और यूट्यूब पे मेरा नाम बोलना चाहिए, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है ये कह रहा है हार्ट रेट, आर्टीरियल प्रेशर, रेस्पिरेशन रेट और पेशेंट का मॉनिटर डायग्राम में कौन कौन सी वेव हार्ट रेट को इंडिकेट कर रही है, कौन सी वेव रेस्पिरेशन को, और जो कौन सी है वो आर्टीरियल प्रेशर को इंडिकेट कर रही है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है हार्ट रेट 20 है, आर्टीरियल प्रेशर जो है वो कितना है 146/82 है, रेस्पिरेशन 146 है। ऑप्शन बी कह रहा है हार्ट रेट 116 है, आर्टीरियल प्रेशर 146/82 और रेस्पिरेशन 20। ऑप्शन सी कह रहा है हार्ट रेट 116 है, आर्टीरियल प्रेशर 146/80 और रेस्पिरेशन 20 है। हार्ट रेट 146 है, आर्टीरियल प्रेशर 116/80 और रेस्पिरेशन 20 है। ये सवाल आपने पढ़ लिया है, अब आपको जवाब देना है। जवाब आपको पहले नहीं देना था, ना ही आपको डी 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 ऐसे लिखना है, सिर्फ सिंगल जवाब लिखना है। जिसको रैंक चाहिए उसको क्या करना है? सिर्फ सिंगल जवाब देना है। जैसे ही पोल स्टार्ट हो आपको उसमें सिंगल जवाब लिख लेना है। लिख लो अपना जवाब, और टाइमिंग आपके लिए स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही टाइम ओवर होगा आपका, और उसके बाद में क्या है रिजल्ट शो हो जाएगा कि किसने सबसे पहले अपने ब्रेन के रिफ्लेक्स को काम करवाया और फटाक से उसने क्या किया, मोटर मूवमेंट किया और फोन में जाकर के क्या किया, आंसर टाइप किया। तो वहां पे जैसे ही आपका ये अब क्या कर रहा है, आपके रिजल्ट का एनालिसिस कर रहा है। आपके रिजल्ट का क्या कर रहा है? एनालिसिस कर रहा है कि सबसे पहले जवाब किसने दिया है, और उसके बाद में ये करेक्ट आंसर मेरे से मांगेगा। और जैसे ही मैंने करेक्ट आंसर दिया, अब ये आपको बता देगा कि कितने परसेंटेज लोगों ने सही जवाब दिया है, कितने गलत दिया है। और ये जो आपको ग्रीन बॉक्स दिख रहा है ये राइट वाला है, जो क्या है 89.14% लोग जो है इस सवाल को सही कर पा रहे हैं। इसका मतलब बाकी वाले जो लोग हैं, जो 11% लोग हैं, उन्होंने कभी जिंदगी में मॉनिटर नहीं देखा। और ये बहुत भयंकर चीज़ है, क्योंकि हॉस्पिटल में सबसे पहले सामना इसी से होना है। जैसे ही हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में अपन एंटर होते हैं, जो पहला डिपार्टमेंट आता है उसका नाम है इमरजेंसी। क्या है? इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। और उस इमरजेंसी के अंदर ये मॉनिटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मरीज हीमोडायनेमिकली स्टेबल है या नहीं, उसके लिए आप क्या करते हो, इस मॉनिटर की जो अलग अलग प्रॉब होती है वो प्रॉब मरीज के ऊपर लगाते हो और असेसमेंट करते हो कि SpO2 कितना है इसका, BP इसका कितना आ रहा है, हार्ट रेट इसकी कितनी आ रही है, रेस्पिरेशन रेट कितनी आ रही है। ये सारे के सारे वाइटल ऑर्गन को इंडिकेट करने वाले पैरामीटर है। और जब आपको वाइटल साइन असेसमेंट नहीं आ रहा है, तब तो आपकी नर्सिंग सारी की सारी क्या हो चुकी है, वाइटल साइन असेसमेंट आपको सबसे पहले आना चाहिए। और ये जो एनक्लेस पैटर्न आपको पढ़ना है ना, वो पैटर्न बहुत लेट आएगा। जब आपको क्या आएगा, वाइटल साइन पहले आएगा उसके बाद। तो यहाँ पे जो है अब आप देख लीजिएगा इसका टॉपर कौन है। टॉपर इस बार फिर से नया है, पिछली बार वाला टॉपर चेंज हो गए हैं, इस बार नया टॉपर है और उसमें नाम है प्रतिमा यादव। 360 डिग्री सीरीज के और 0.12 सेकंड के अंदर उन्होंने सही जवाब दिया है। और दूसरा जो है अक्षय कुमार है, और थर्ड टॉपर जो है वो है पूजा रानी, फोर्थ टॉपर है पूनम सिंह, और 5 जो टॉपर है वो है टिंकू पदमा, और 6 जो है वो है नरेंद्र पाल। ये सारे लोग जो क्या कर पा रहे हैं, फटाफट से जवाब दे पा रहे हैं। और जब फटाफट से आप जवाब दे पा रहे हैं तो अब आपको क्या करना है,
इस मॉनिटर को वापस देखना है। इस मॉनिटर के ऊपर सबसे ऊपर जो पैरामीटर चल रहा है, इस तरीके का ईसीजी चल रहा है, ये क्या इंडिकेट करता है, हार्ट रेट को, जो कितनी है 146 है, और किसी भी ऑप्शन में 146 है, इसका मतलब ये सही है। दूसरा जो है ये जो 82 दिख रहा है, इसका मतलब इस पेशेंट का ये क्या है, SpO2 वाला है। क्या है, SpO2 इसकी कितनी आ रही है, सिर्फ 82% आ रही है। हालांकि ये अपने ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये जो प्रॉप दिख रही है हार्ट रेट के नीचे, ये क्या है, SpO2 है मरीज का। सैचुरेशन लेवल है, ऑक्सीजन कितना है। और उसके बाद में ये जो रेड लाइन के अंदर चल रहा है, ये मरीज का क्या है, ब्लड प्रेशर है। कैसा है, ब्लड प्रेशर है। और ये ब्लड प्रेशर कैसा है, आर्टीरियल है। ब्लड प्रेशर दो तरीके से किया जाता है, एक होता है नॉन इन्वेजिव, एक ऐसा होता है जो आप बीपी कफ लगा के डायरेक्ट देखते हो, उसका पैरामीटर आपको नीचे दिखता है, यहाँ पे नहीं दिखेगा। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, ये जो पैरामीटर रेड लाइन में चल रहा है, ये क्या है, मरीज की आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है। मरीज का क्या है, आर्टरी का ब्लड प्रेशर है। इसका मतलब डॉक्टर ने क्या कर रखा है, इस रेडियल आर्टरी को प्रिक करके इसके अंदर क्या किया है, ट्रांसड्यूसर फिक्स करके, यहाँ पे जब केबल लगती है, यहाँ पे आर्टीरियल केबल लगी हुई है, और ये रीडिंग दे रही है मरीज की एग्जैक्ट आर्टरी का प्रेशर बता रहा है। क्या है, आर्टरी के अंदर कितना ब्लड प्रेशर चल रहा है वो बता रहा है। और वो रेड लाइन में 116/80 है, 116/80 है आर्टीरियल प्रेशर है। रेस्पिरेशन 20 है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये मरीज का रेस्पिरेशन पैटर्न दिखा रही है वेव, और ये दिख रहा है कि रेस्पिरेशन कितनी है, 20 है। ये मॉनिटर बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। जब आप एग्जाम में सिलेक्ट होकर हॉस्पिटल जाएंगे तो तभी आपके एक्चुअल चैलेंज जो है स्टार्ट होता है, और ये चैलेंज इस इमरजेंसी डिपार्टमेंट से स्टार्ट हो जाएगा, जो क्या है, मॉनिटर है। और अगर ये आपने पढ़ा हुआ है और आपको पता है कि आर्टेरियल ट्रांसड्यूसर कैसे किया जाता है, ये चीज आपको पता है तो आप कर पाएंगे। नहीं पता है तो आप जाके पूछेंगे कि ये क्या होता है, और ऐसे बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में मिलते भी है। इसलिए आपको पहले से सीख के जाना है। जवाब इसका डी था, और हमने इस मॉनिटर को एक्सप्लेन कर दिया कि इसका जवाब डी कैसे बना, और अगले सवाल का जवाब आपको देना है। फिर से आपको इमेज के साथ में सवाल पूछा है और सही जवाब देना है। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू, यहाँ पे ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, पहला ऑप्शन फोटोथेरेपी। पहले जवाब नहीं लिखना है, पहले क्या करना है, सवाल को पढ़ लेना है। जब पोल स्टार्ट हो तब सिंगल टाइम लिखना है। ये जो मनोज कुमार ए लिख रहे हैं, इस तरीके का लिखोगे तो आप पोल की रैंक में नहीं आएंगे। सिर्फ सिंगल टाइम लिखना है आंसर, और जब क्या है, पोल स्टार्ट हो जाए तब। यहाँ पे फोटोथेरेपी, ऑप्शन बी विल्सन डिजीज के अंदर, ऑप्शन सी जो है क्लोरामफेनिकोल टॉक्सिसिटी, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है हीमोकैरेम्टो जो है क्रेमेटोसिस। यहाँ पे जो है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, वो जवाब आपको अभी नहीं लिखना है। जवाब कब लिखना है, जब आपका पोल क्या हो जाए, स्टार्ट। जैसे ही मैं स्टार्ट करूं, जो सबसे पहले जवाब लिखेगा वो क्या बनेगा, रैंकर। टाइम आपका स्टार्ट हो गया, जवाब फटाफट से लिख देना है। जवाब फटाफट से आपको लिख लेना है, और उसके बाद में अगले सवाल के कुछ एमसीक्यू के अंदर ही पोल लगने वाला है, तो आपके पास में ज़्यादा चांसेस नहीं है कि आपका नाम यूट्यूब पे बोला जाए और सबके सामने आपको बताया जाए कि ये हमारे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं यहाँ पे उत्कर्ष के नर्सिंग प्लेटफॉर्म के। तो यहाँ पे जो है आप सब लोगों को जवाब लिख लेना है। टाइम आपका ओवर हो गया है, और अब ये क्या मांगेगा मेरे से, आंसर। और आंसर मांगने के बाद में ये आपका रिजल्ट जो है वो शो कर देता है। इस बार ये जो है आंसर ही नहीं ले रहा है। आप सब लोगों ने इसका विरोध कर लिया होगा, इसलिए ये आंसर ले भी नहीं रहा है। इस बार आप सब लोगों ने इस पोल को क्या कर दिया, खराब कर दिया। और ये क्या नहीं कर रहा है, आंसर आपका डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। और जब डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, ले ही नहीं रहा है, आंसर खुद ही नहीं ले रहा है कि आपके बच्चों की भीड़ क्या है, बहुत ज़्यादा है। और ये भीड़ वाले बच्चे जो है ये क्या कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए मैं नहीं चलने वाला हूँ, क्या है, मैं नहीं चलने वाला हूँ। लेकिन फिर भी हम इसको चलाएंगे, और अब ये आपको जवाब भी देगा।
पोल को छोड़ ही देना है तो पोल को छोड़ देंगे, बस कुछ एमसीक्यू के लिए है, सारे एमसीक्यू के लिए पोल नहीं है। और इस पोल के समय में अपने क्या है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। और ये बहुत पढ़ाकू स्टूडेंट है जो कह रहे हैं हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। तो आप टाइम इन्वेस्ट कहाँ पे कर रहे हो, कहाँ पे ऐसा आपको लगता है कि मैं टाइम का बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ? जब आप बिस्तर में सो रहे तब आपको ऐसा लगता है कि मैं बढ़िया टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। और अब यहाँ पे जब पोल आ रहा है 30 सेकेंड का, मात्र कितना, आधे मिनट का आ रहा है, और उसमें आपको लग रहा है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तब तो बहुत भयंकर आप खिलाड़ी हो और बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू हो। और यहाँ पे जो है 95.86% लोगों ने सही जवाब दिया है कि ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम ड्यू टू द फोटोथेरेपी। क्या है? फोटोथेरेपी। और जवाब जिसने दिया है प्रतीक्षा गौड़ जो है वो क्या है, टॉपर है इस एमसीक्यू के। उन्होंने सिर्फ 0.18 सेकंड के अंदर जवाब दे दिया कि इसका जवाब क्या जाएगा, फोटोथेरेपी जाएगा। नेक्स्ट सेकंड टॉपर जो है वो है मनीष नॉरसेट सीरीज वाले। नॉरसेट सीरीज जो सुबह 6 बजते ही आपकी होती है, उसके जो है सेकंड टॉपर है। और ये क्या है, इनकी प्रैक्टिस है। ये क्या है, हर दिन जो यूट्यूब पे क्लास लेता है कॉन्स्टेंटली, उसकी प्रैक्टिस बहुत शानदार होती है। और सेकंड टॉपर वही है। ऑप्शन थर्ड के अंदर जो है, थर्ड आपके टॉपर है वो है दिव्यांश, और फोर्थ टॉपर है मुकेश एस सैनी, और 5 जो टॉपर है वो है निधि यादव, और 6 टॉपर है महेंद्र कुमार। तो ये जो है, ये तो इस एमसीक्यू के टॉपर थे। ये ब्रॉन्ज कलर का क्या हो चुका है, अनकॉन्जुगेटेड ब्लू रूबिन जो है, अनकॉन्जुगेटेड ब्लू रूबिन को जब अपन कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करते हैं तब बच्चे के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन फोटोथेरेपी के साथ में देखने को मिलता है वो क्या होता है, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। क्या होता है, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। विल्सन डिजीज क्या है, कॉपर का, किसका, कॉपर जो है, कॉपर का मेटाबॉलिक एरर है। क्या है, कॉपर का मेटाबॉलिक एरर है, कॉपर का मेटाबॉलिक एरर है। और आई के अंदर जब डिपोजिशन होता है कॉपर का तो वहां पे रिंग बनती है जिसको बोलते हैं केएफ रिंग। क्या बोलते हैं इसको, केएफ रिंग बोलते हैं। क्लोरामफेनिकॉल की टॉक्सिसिटी क्या करती है, ये आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लोरामफेनिकॉल की टॉक्सिसिटी हो जाए तब क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हीमोक्रेप्टोसिस को बोला जाता है आयरन डिपोजिट, आयरन की क्या है टॉक्सिसिटी बोलो, आयरन की टॉक्सिसिटी बोलो, या क्या है, आयरन का डिपोजिशन कहां पे हो जाए, आरबीसी की सरफेस पे। कहां पे, आरबीसी की सरफेस पे आयरन का डिपोजिशन हो जाता है, उसको बोला जाता है हीमोक्रेप्टोसिस बोला जाता है। एंटीडोट इसका क्या रहता है, इसका एंटीडोट क्या रहता है, तो इसका एंटीडोट जो रहता है वो रहता है डीफोरेक्सामाइन। क्या रहता है, डीफोरेक्सामाइन। डीफोरेक्सामाइन एंटीडोट रहता है जब आयरन की क्या हो जाए, टॉक्सिसिटी हो जाए। और आयरन की टॉक्सिसिटी मतलब आयरन कहां पे रहेगा, हीमोग्लोबिन में। कहां पे, हीमोग्लोबिन में। और इसको ले जाने वाली सेल जिसका नाम क्या है, आरबीसी। आरबीसी की सरफेस के ऊपर क्या है, ज्यादा हो गया, उसको बोलते हैं कि आयरन की टॉक्सिसिटी हो गई। और मैक्सिमम लोग इसका भी सही जवाब दे रहे हैं। क्लोरामफेनिकॉल की टॉक्सिसिटी क्या करती है, ग्रे बेबी सिंड्रोम करवाती। कौन सा बेबी बना देती है, ग्रे बेबी सिंड्रोम बना देती है। कैसा, ग्रे बेबी सिंड्रोम बना देती है। और जवाब इसका ये जाएगा, ये बच्चा जो है ये कैसा है, ये फोटोथेरेपी की जो है कॉम्प्लिकेशन में आता है जिसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। और अगले सवाल का आपको जवाब देना है। उससे भी पहले आप सब लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एक तो हम यूट्यूब के ऊपर क्या चला रहे हैं, लक्ष्य सीरीज चला रहे हैं आप सब लोगों के लिए, लक्ष्य की साधना यहाँ पे कर रहे हैं आप। और इसके अलावा जो है, इससे आपको जो है सब्जेक्ट वाइज थ्योरी पढ़नी है। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो यूपीपीएससी का जो है टारगेट बैच चल रहा है। क्या चल रहा है, आपको उत्कर्ष के ऐप के अंदर जाकर के इसको परचेज करना है। मात्र 2500 रुपए के अंदर हर सब्जेक्ट का थ्योरेटिकली डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, जिससे आप सवालों का सही जवाब दे पाएंगे। क्या है, सवालों का सही जवाब दे पाएंगे। तो अगर आप ये परचेज करते हैं तो इसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो लेक्चर पैनल का पीडीएफ मिलेगा। जो भी टीचर आपको थ्योरी पढ़ाएगा उसके आप नोट्स अगर नहीं भी बनाओगे तो पैनल की पीडीएफ को डाउनलोड करके उसको आप पढ़ सकते हो। जो टीचर ने लिखा है वो आपको वैसा का वैसा मिलेगा। इसके अलावा टेस्ट और क्विज होती है वो भी आपको मिलने वाली है। अगले सवाल का आपको जवाब देना है, अगले सवाल का जवाब देना है। इस बार आपको पोल लगवाना है या नहीं वो भी बता देना है। जवाब इसका देना है, ए चाइल्ड विद द कंजेनाइटल मेगाकोलन इज एडमिटेड फॉर द सर्जिकल करेक्शन द इनिमा शुड बी। जो मरीज को हर्षुस्प्रंग वाली बीमारी है, मेगाकोलन वाली बीमारी है, ऐसे मरीज के अंदर आप कौन सा इनिमा लगाएंगे तो वो आपको बिल्कुल प्रतीक्षा गौड़ कह रहे हैं
जो हमारे टेस्ट इसके जो टॉपर है वो कह रहे हैं हम तो अभी अभी वहां से यूपीपीएससी की थ्योरी पढ़ के इधर आ रहे हैं और इसीलिए हम क्या बन रहे हैं, टॉपर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिन लोगों ने वहाँ कोर्स ले रखा है और उन लोगों ने क्या है इसकी बढ़िया पढ़ाई की हुई, वो यहाँ पे टॉपर बन रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर अपने नाम लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन कह रहा है ऑयल एनिमा, दूसरा कह रहा है सॉफ्ट वाटर एनिमा, ऑप्शन सी कह रहा है फोस्फेट एनिमा और ऑप्शन डी कह रहा है आइसोटोनिक सलाइन का एनिमा। इस पे पोल लगा देना चाहिए या नहीं, पोल लगा देते हैं इसके ऊपर भी और आंसर आपको बता देना है कब जब क्या सिलेक्ट हो जाए। स्टार्ट पोल होते ही अपना सिंगल आंसर लिखना है, डी डी ए एस एस नहीं लिखना है, लिख लीजिए अपना आंसर। इसका जो है जैसे ही टाइम ओवर होगा और कुछ लोगों का यहाँ पे टाइम वेस्ट भी हो जाता है जब पोल स्टार्ट होता है, तब जब पोल स्टार्ट होता है उन लोगों को लगता है यहाँ पे टाइम की क्या हो रही है, वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है और वो लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर रहे हैं वो लोगों ने बताया नहीं है कि ये टाइम का बेस्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं, वो उन्होंने बताया नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपको जवाब लिखना है और जैसे ही आपका टाइम ओवर होगा ये क्या मांगेगा, आंसर मांगेगा। क्या मांगेगा, आंसर मांगेगा। और जब आंसर मांगता है तो ये जो है आसानी से आंसर लेता भी नहीं है। आप लोगों ने इसको इतना रजिस्ट किया है कि ये आंसर जो है आसानी से आंसर ले भी नहीं रहा है। यहाँ पे जो है ये आंसर ले भी नहीं रहा है। अब इसने फिर से क्या कर दिया है, रेजिस्टेंट डेवलप कर दिया और ये आसानी से नहीं ले रहा था। हम क्या करेंगे, इसको हटा भी देंगे। अगले एमसीक्यू में हम बिल्कुल बच्चों का टाइम का वेस्टेज नहीं करने वाले हैं और टाइम का वेस्टेज नहीं करने वाले हैं तो इसको अपन हटा भी देंगे और क्या देंगे, इसका बढ़िया सा रैशनल देने वाले हैं आपको कि क्या इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। बिल्कुल सब लोगों ने मिलकर इसको क्या कर दिया, हैंग, और हैंग कर दिया। फिर भी ये क्या करेगा, अब जवाब लेगा और रिजल्ट आपके शो कर देता है कितने प्रतिशत लोगों ने सही जवाब दिया है, कितने प्रतिशत सही लोगों ने जवाब दिया है। नजर आपने क्यों लगा दी, कल रात से इसको नजर लगी हुई है और आप लोगों को नजर उतरवानी भी है। इस पोल सिस्टम को अपने क्लास को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसकी नजर आप लोग आज उतरवा देना दिन में, ताकि कल ये क्या है ढंग से काम करे। और 86.8% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है और बाकी सारे लोग जो है जिनका टाइम वेस्ट हो रहा है उनका टाइम कहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ, जिन्होंने गलत जवाब दिए, जिनने गलत जवाब दिए उनका टाइम कहीं ना कहीं गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। और अब यहाँ पे जो है डैशबोर्ड देख लीजिए आप कि कौन टॉपर बना है। फिर से टॉपर तो चेंज हो गया है और उस टॉपर का नाम क्या है, सविता गुप्ता। 0.8 सेकंड के अंदर उन्होंने इसका सही जवाब दिया है। और सेकंड टॉपर है अक्षय कुमार और थर्ड टॉपर है टिंकू पदम। कौन, ये टिंकू पदम 2 बार तो आ ही चुके हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट है। और फोर्थ है प्रतिभा सव और फिफ्थ टॉपर है रोहिणी यादव और सिक्स्थ टॉपर क्या है, अशोक। या इससे भी ज़्यादा ये डिटेल बता सकता है लेकिन इस डिटेल को मैं बताने वाली नहीं हूँ। इससे ज़्यादा नाम लेंगे तो फिर अपन 1 घंटे की क्लास में सिर्फ लोगों का नाम ही ले पाएंगे। अपने को क्या देखना है, रैशनल भी आपको देखना है इस सवाल का कि जवाब इसका डी आइसोटोनिक सैलाइन एनीमिया क्यों है। आइसोटोनिक का मतलब होता है जिस फ्लूइड की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन के इक्वल हो। आइसोटोनिक का मतलब क्या है, दोनों साइड बराबर हो। और दोनों साइड बराबर मतलब आपके बॉडी फ्लूइड यानी कि आपके ब्लड की जो कंसंट्रेशन है ठीक वैसे ही बाहर के फ्लूइड की कंसंट्रेशन है। इसका मतलब इसका कोई मूवमेंट हायर साइड या लोअर साइड नहीं होगा। और ये आइसोटोनिक फ्लूइड जो होता है वो कौन होता है, हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल NS 0.9% वाली, ये कैसी होती है, आइसोटोनिक। इसी NS को आप हाफ करके 0.45% कर देते हैं तो ये NS कैसी हो जाती है, हाफ NS हो जाती है। और अब ये हाइपोटोनिक हो चुके। जब इसकी कंसंट्रेशन आधी कर दी तो ये हाइपोटोनिक हो गई, यानी कि आपके जो बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन है उससे क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होती है। और एक होता है हाइपरटोनिक जिसकी कंसंट्रेशन आपके बॉडी फ्लूइड से ज्यादा होती है। टोन जिसकी ज्यादा है वो क्या है, हाइपरटोनिक है। तो यहाँ पे जो बच्चा मेगा कोलन डिजीज का है उस बच्चे को एनीमिया अगर आपको लगाना है तब आप क्या करेंगे,
बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं हो, बॉडी फ्लूइड के अंदर किसी तरीके का चेंजेस नहीं हो, इसलिए आप क्या करो, आइसोटोनिक को यूज करो। और ऑयल एनिमा, सॉफ्ट वाटर या फॉस्फेट, इन तीनों को आप यूज नहीं करेंगे। यूज किसको करना है, जिसकी टोन कैसी है, आइसो है, जिसकी टोन कैसी है, आइसो। तो नॉर्मल सलाइन का आप क्या करें, एनिमा बना के लगा सकते हैं इस बच्चे को, लेकिन ज्यादा टोन या कम टोन से इस बच्चे का क्या हो जाएगा, इस बच्चे के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएंगे। जो बैलेंस में पड़े हैं आप उसको जो है इम्बैलेंस कर दोगे, तो एक तो इसको मेगा कॉलोन की बीमारी है ही, अब ऊपर से आपने क्या कर दिया, इम्बैलेंस करवा दिया किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। तो ये इम्बैलेंस आपको नहीं करवाना है। इसका आंसर क्या जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगले सवाल का जवाब देना है। अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और ये सवाल आपसे कह रहा है एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडीज इज यूज्ड इज स्क्रीनिंग ऑफ। ये एक टेस्ट है जो कौन सी बीमारी के अंदर यूज किया जाता है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है माइस्थेनिया ग्रेविस वाली बीमारी को डायग्नोज करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट परफॉर्म किया जाता है क्या। ऑप्शन बी कह रहा है ये ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के लिए है। ऑप्शन सी कह रहा है ये सिलाइक डिजीज के लिए है। ऑप्शन डी कह रहा है ग्रेव्स डिजीज के लिए है। ग्रेव्स डिजीज क्या होती है भाई साहब, ये जो ग्रेव्स डिजीज होती है इसको बोला जाता है, ये मोस्ट कॉमन कॉज है किसका, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। किसका, हाइपरथायरॉयडिज्म का। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब है T3 और T4 का लेवल, T3 और T4 का लेवल क्या है, बढ़ा हुआ, और कम कौन है, THS का लेवल। कम कौन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम, T3 और T4 बढ़े हुए। कंडीशन है हाइपरथायरॉयडिज्म, और हाइपरथायरॉयडिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज है ग्रेव्स डिजीज। और ये बीमारी कैसी है, ये ऑटो इम्यून बीमारी है। कैसी है, ऑटो इम्यून बीमारी है। और ये बीमारी हो जाए तो आपके अंदर क्या ले आएगी, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म वाला मरीज जो होता है इसको क्या लगता है, इसकी तो क्या है, इसको गर्मी ही गर्मी लगती है। क्या लगती है, हीट इंटॉलरेंस वाला होता है। ये मरीज कैसा होगा, हीट को टॉलरेट नहीं कर सकता, हीट इंटॉलरेंस होता है, क्योंकि इसकी क्या है, BMR बढ़ी हुई है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, बढ़ी हुई है। और इंपॉर्टेंट और सुंदरता वाला जो सिम्टम है वो क्या है, एक्सोप्थैलेमस। क्या है, एक्सोप्थैलेमस से आदमी की आंखें क्या दिखेगी, बड़ी बड़ी, क्या दिखेगी, एक्सोप्थैलेमस। एक्सोप्थैलेमस का मतलब है आई बॉल का प्रोट्रूजन हो चुका है आउटसाइड, और आंखें बहुत बड़ी बड़ी दिख रही है। जिनकी आंखें छोटी है उनको क्या हो जाना चाहिए, हाइपरथायरॉयडिज्म, उनकी आंखें कैसी हो जाएगी, सुंदर। और सुंदर ही नहीं, बाहर की तरफ आ जाएगी। और यहाँ पे कई बार इतनी बाहर आ जाती है कि कॉर्नियल अल्सर हो जाता है, आईलिड इसको कवर ही नहीं कर पाती है, इतनी बड़ी आंखें हो जाती है। वो बीमारी हाइपरथायरॉयडिज्म वाली है, जिसके अंदर एक्सोप्थैलेमस आपको देखने को मिलता है। ग्रेव डिजीज ऑटो इम्यून बीमारी है, जो मोस्ट कॉमन कारण किसका है, हाइपरथायरॉयडिज्म का है। इसके अलावा जो है माइस्थेनिया ग्रेविस को हमने पहले भी पढ़ा है, एस्टाइल कोलिन का लेवल हो जाता है लो, और क्लासिकल सिम्टम होता है टोसिस। टोसिस का मतलब है ड्रॉपिंग डाउन हो जाती है आईलिड। क्या है, आईलिड ड्रॉपिंग डाउन हो जाता है। आईलिड जो है मरीज की जो है मसल्स की स्ट्रेंथ इतनी वीक हो जाती है कि वो आदमी पूरी आंख अपनी खोल नहीं पाता है। वो बीमारी कौन सी है, वो माइस्थेनिया ग्रेविस है। टोसिस क्लासिकल सिम्टम है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के अंदर जो है ये एंटीबॉडी टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जाता है। तो पीछे क्या रह गया, पीछे रहा सिलाइक डिजीज। क्या रहा, सिलाइक डिजीज। आंसर जिन्होंने सी लिखा वो बिल्कुल करेक्ट है। सिलाइक को ही बोला जाता है ग्लूटेन एंटेरोपैथी। क्या बोला जाता है, ग्लूटेन एंटेरोपैथी बोला जाता है। पैथी का मतलब है पैरालाइज कर देता है किसको, आंत को। और किस लिए, ग्लूटेन प्रोटीन को ये आंत सेंसिटिव हो चुकी है और विलाई इसकी आंत की डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये जो टेस्ट है, इसी टेस्ट को बोला जाता है टीटीजी टेस्ट। क्या बोला जाता है, टिश्यू ट्रांसमिनेज। क्या बोला जाता है इसको, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज। क्या बोला जाता है, ट्रांसग्लूटामिनेज। क्या बोला जाता है, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज। IgA एंटीबॉडी, कौन सी एंटीबॉडी, IgA एंटीबॉडी टेस्ट। क्या बोला जाता है, एंटीबॉडी टेस्ट बोला जाता है। किसको डायग्नोज करने के लिए किया जाता है, सिलाइक डिजीज को। किसको, सिलाइक डिजीज को। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस बार हमने पोल नहीं लगाया, और कुछ लोगों को लगता है पोल लगाना चाहिए, तो अगले में फिर से लगा देंगे पोल, और इसका आंसर बिल्कुल सी है। अगले सवाल का जवाब देना है। जो हमें लगेगा ना कि इसका आंसर मैक्सिमम लोग गलत देंगे, उसके ऊपर पोल लगाएंगे और आपकी पोल खोल देंगे कि आपके कंसेप्ट अच्छे नहीं है। और जहाँ कंसेप्ट अच्छे हैं वहाँ पे हम पोल भी नहीं लगाएंगे।
जहां पे कंसेप्ट बढ़िया वहां पे पॉल नहीं लगाएंगे और फटाफट जवाब देके आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल आपसे कह रहा है विच सिम्टम वेरीफाई द एनोरेक्टल एनोमली इनटू द चिल्ड्रन। एनोरेक्टल एनोमली के अंदर क्या है, या तो ब्लैडर है वो रेक्टम के साथ जुड़ गया, या फिर क्या हो गया रेक्टम जो है वो ब्लैडर के साथ जुड़ गया, बात तो सेम है। और ये क्या है फिस्टुलेटेड वाली कंडीशन है, ब्लैडर जो है वो रेक्टम के साथ जुड़ा, इसका मतलब दो स्ट्रक्चर के बीच में अबनॉर्मल कनेक्शन बना, और अबनॉर्मल कनेक्शन बना तो वहां पे कौन सा सिम्टम इसको वेरीफाई करने वाला है, और वो सिम्टम देखते ही आप कह सकते हो कि 100% इसको एनस और रेक्टम की प्रॉब्लम है। एनोरेक्टल का मतलब है यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है अपनी बोवल और ब्लैडर वाली स्ट्रक्चर है वहां पे अबनॉर्मल कनेक्शन बनते हैं, और वो अबनॉर्मल कनेक्शन एनोरेक्टल प्रॉब्लम कहलाती है। और कई बार तो रेक्टम खुलता नहीं है, उसको हम बोलते हैं इनपरफोरेटेड जो है रेक्टम, क्या बोलते हैं इनपरफोरेटेड एनस, इनपरफोरेटेड रेक्टम भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर लिखा है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ऑप्शन बी कह रहा है ऑल ऑफ दी अबोव, ऑप्शन सी कह रहा है म्यूकोनियम इन द यूरिन, ऑप्शन डी कह रहा है वॉमिटिंग, ऑप्शन डी कह रहा है वॉमिटिंग। आपने कुछ उल्टा छुल्टा खा लिया तो आपको वॉमिटिंग हो गई, ये इंडिकेट नहीं करता है कि आपको एनोरेक्टल बीमारी है। अगर आपने आज कुछ ऐसा खाया जिससे आपको वॉमिटिंग हो जाए, और किसी को कल नॉर्सेट का एग्जाम होने वाला है, उसकी एंजाइटी में बहुत सारे लोगों को वॉमिटिंग हो जाती है, तो वो वॉमिटिंग ये नहीं बताती कि आपको एनोरेक्टल प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये सिम्टम वेरीफाई नहीं कर सकता, और ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर नहीं है। अब आपके पास ऑप्शन है दो, और वो क्या है ए और बी। ए के अंदर लिखा है एब्डोमेन का डिस्टेंशन होता है, एब्डोमेन का डिस्टेंशन अगर आपको गैसियस प्रॉब्लम है, अगर आपको क्या है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, अगर आपके स्टमक के अंदर एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो चुका है और वहां पे आपको अल्सर डेवलप हो गए हैं, तब भी आपको जो है एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है। इसका मतलब ये तो ऊपर की बात है, एनोरेक्टम की तो बात ही नहीं है। तो एनोरेक्टल की बात क्या है, जब म्यूकोनियम जो है वो कहां से पास आउट होना चाहिए था, एनएस से, और वो किसके साथ में आ रहा है यूरिन के साथ में, इसका मतलब फिस्टुला बन गया किसके बीच में, ब्लैडर और रेक्टम के बीच में फिस्टुला बन गया, और ये सिम्टम वेरीफाई करता है कि ये बीमारी क्या है एनोरेक्टल वाली बीमारी है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और पूरी की पूरी फाइल जो है, हाँ इसने भी बता दिया कि ये क्या है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल का जवाब देना है, जो भी सवाल लगेगा कि ये जो टफ सवाल है उसके ऊपर पोल लगेगा, जिसके ऊपर कंसेप्ट आपके अच्छे नहीं है, जिस तरीके से मॉनिटर के ऊपर आपका कंसेप्ट बढ़िया नहीं था, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये एंडोट्रेकियल ट्यूब भी आपने कभी हैंडलिंग नहीं की है, और इसकी हैंडलिंग भी सबसे पहले तो इमरजेंसी में और उसके बाद में ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू के अंदर आपको देखने को मिलती है। मोस्टली वार्ड के अंदर जो है इंट्यूबेटेड मरीज नहीं होते, तो नहीं होते हैं तो अब आपको इसको पहले ढंग से पढ़ लेना है, फिर इसके ऊपर क्या लगा देंगे पोल, और पोल लगाने के बाद में पता चल जाएगा कि जिनको एनक्लेस पढ़नी है उनको एंडोट्रेकियल ट्यूब आती है क्या, यहाँ पे जो है जिनको एनक्लेस पैटर्न और सिनेरियो पढ़ना है उनको एंडोट्रेकियल ट्यूब का नॉलेज है या नहीं। यहाँ पे जो है ये सवाल कह रहा है ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द ईटी ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब जो कैसी है कफ्ड ट्यूब है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ये ईटी ट्यूब जो है इसका क्या प्रिंसिपल है, इस कफ का क्या प्रिंसिपल है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है इट इज लो वॉल्यूम हाई प्रेशर कफ होता है, इट इज हाई वॉल्यूम एंड लो प्रेशर, और ऑप्शन सी कह रहा है इट इज हाई वॉल्यूम एंड हाई प्रेशर कफ, ऑप्शन डी कह रहा है इट इज लो वॉल्यूम एंड लो प्रेशर कफ। ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है ये आपको बताना है, और कब बताना है, जब आपका क्या हो जाए स्टार्ट पोल, और जैसे ही मैं स्टार्ट करूं आपको सिंगल टाइम लिखना है, जो डबल डबल बी सी डी 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 लिख रहे हैं वो इस पोल में काउंट नहीं होता है। भले ही आपने जवाब सही दिया है, जल्दी दिया है, लेकिन फिर भी आप काउंट नहीं होंगे, क्योंकि आपको क्या देना है सिंगल जवाब देना है। कब, जब क्या हो जाए इसकी स्टार्टिंग। ये जो है इसने टाइम स्टार्ट कर दिया है, 30 सेकंड के अंदर ही आपको जवाब देना है, और 30 सेकंड टाइम वेस्टेज नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है आपके माइंड के ऊपर कि आपके ब्रेन के रिफ्लेक्स कितने फास्ट है और आप कितने सही जवाब दे पा रहे हैं। तो आप लोगों ने जो है
सही जवाब दे दिया है। तो सही जवाब दे दिया है तो अब ये क्या मांगेगा, आंसर मांगेगा, और इसका आंसर जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगी ये आपका जो है रिजल्ट शो करना स्टार्ट कर देगा। अब इसने रिजल्ट शो कर दिया है और जिन लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा था और उन लोगों की पोल भी खुल गई। सही जवाब कितने लोगों ने दिया है, सिर्फ 56% लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। ये जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है ये फंडामेंटल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब। और ये जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है इसकी जरूरत हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पड़ती है। जब मरीज ज़्यादा क्रिटिकल होता है उसी टाइम जो केस आते हैं अपने पास इमरजेंसी में, ऐसे मरीजों को वेंटिलेट करने के लिए आपको क्या है, एयरवे के अंदर ईटी ट्यूब इंसर्ट करके वेंटिलेटर से कनेक्शन बनाते हैं हम, ताकि हम मरीज को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सके। ना तो उसके अंदर हाइपो वेंटिलेशन हो, ना हाइपर वेंटिलेशन हो, ना मरीज के गले में टूपा लगे, तो हम क्या करते हैं, ईटी ट्यूब का इंसर्जन करते हैं। और अब आप लोग देख पा रहे हो कि कितने लोगों का टाइम सही वेस्ट हो रहा है या इन्वेस्ट हो रहा है। सिर्फ 56% लोग सही जवाब दे पा रहे हैं और सही जवाब दे पा रहे हैं। तो अब आप अपना रिजल्ट देख लीजिए। और जो सोनिका है इस बार टॉपर फिर से चेंज है। सोनिका जो टॉपर है उसने 0.7 सेकेंड के अंदर ईटी ट्यूब को पहचान लिया और उसके प्रिंसिपल को भी पहचान लिया कि ये किस प्रिंसिपल पे काम कर दी है। जो ट्यूब कैसी होती है, कफ्ड ट्यूब होती है। यहाँ पे जो है सेकंड जो टॉपर है वो है पारुल चौधरी, थर्ड टॉपर है सपना, फोर्थ टॉपर है शिखा यादव और फिफ्थ टॉपर है सिंह महेश। और ऑप्शन जो है सी डी ई बोलो, ऑप्शन बोलो या सिक्स्थ टॉपर बोलो, जो कौन है, धनेश्वरी पटेल। और 7 टॉपर है पूनम सिंह। कौन है, पूनम सिंह है। जब आपने ये सब देख लिया कि आप कितना सही कर पा रहे हो, तब आपको समझना है कि ये एंडोट्रेकियल ट्यूब जो होती है, एक तो होती है कफ्ड, एक ऐसी होती है कफ्ड, और एक ऐसी होती है अनकफ्ड, एक ऐसी होती है अनकफ्ड होती है। इन दोनों को आप कैसे वेरीफाई कर पाते हो ये कफ्ड ट्यूब है और ये अनकफ्ड ट्यूब है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपकी ईटी ट्यूब होती है, इस ट्यूब के ऊपर यहाँ पे एक बलून प्रेजेंट है और ये क्या है, कफ है, और यहाँ से एक पोर्ट बाहर निकलता है। वो पोर्ट किसके लिए है, इस कफ के लिए है। ये जो पोर्ट है मोस्टली हॉस्पिटल के अंदर जो अवेलेबल है, ये पोर्ट येलो कलर का होता है और अलग कलर भी हो सकता है। येलो कलर का एक पोर्ट होता है और ये पोर्ट किसका है, इस कफ्ड का है। जो कफ्ड ट्यूब होगी उसी के अंदर ये पोर्ट मिलेगा। और एक पोर्ट रहता है, एक ईटी ट्यूब का सब ग्लॉटिक पोर्ट रहता है। कैसा रहता है ईटी ट्यूब का सब ग्लॉटिक का मतलब है आपने एयरवे के अंदर ईटी ट्यूब डाली, अब आपने ईटी ट्यूब डाली तो ये मरीज जो है कफ करके अपने कफ को बाहर नहीं निकाल सकता। और जब आप एंडोट्रेकियल ट्यूब का सक्शन करेंगे तब आप क्या करेंगे, सक्शन कैथेटर ईटी ट्यूब के अंदर इंसर्ट किया और यहाँ पे जो सिक्रेशन था उसको आपने क्या किया, बाहर लेके आ गए। लेकिन ये जो कफ आपने इम्प्लांट किया है इसके आसपास में यहाँ पे जो सिक्रेशन इकट्ठे हुए हैं ये किससे बाहर निकालोगे। तो इसको बाहर निकालने के लिए आप गले में साइड के अंदर हॉल नहीं बनाएंगे। तो हॉल नहीं बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, सब ग्लॉटिक पोर्ट का यूज करेंगे। जो पोर्ट कैसा है, सब ग्लॉटिक। सब ग्लॉटिक का मतलब है, सब ग्लॉटिक का मतलब है सब ग्लॉटिक एरिया के अंदर जो सिक्रेशंस है, आप क्या करेंगे, एक सिरिंज लेंगे, 5 सीसी की सिरिंज के अंदर 2 ml एयर रखेंगे। क्या रखेंगे, 2 ml एयर रखेंगे। डायरेक्ट आपने एयर नहीं रखी और सीधा खींचा तो वो अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, सक्शन बाहर नहीं आएगा। ये प्रिंसिपल भी आपको ध्यान रखना है जिस दिन आप हॉस्पिटल जाएंगे तब। 2 ml आपको क्या रखनी है, एयर। अब एयर रखने के बाद में आप क्या करेंगे, उस सिरिंज का प्लंजर पीछे खींच के एस्पिरेट करेंगे तो यहाँ पे जो सिक्रेशन पड़ा है ये सिक्रेशन ये पोर्ट बाहर ले आता है। तो ये तरीका है सब ग्लॉटिक सक्शन करने का। और कई बार डॉक्टर इंट्यूबेशन में बोलता है सब ग्लॉटिक वाली ईटी ट्यूब लाओ, और आप गए ये पोर्ट वाली नहीं लाए और उसने जल्दबाजी में डायरेक्ट मरीज को इंट्यूबेट कर दिया, क्योंकि वहां पे ज्यादा टाइम आपके पास नहीं होता है। तो वहां पे और उसके बाद में डॉक्टर बोलता है आपको कि आपने मुझे ट्यूब कौन सी दी जो सब ग्लॉटिक थी ही नहीं, और जब सब ग्लॉटिक नहीं थी तो आप इस पेशेंट का सक्शन कैसे करेंगे। हो सकता है ये मरीज 7 डे इंट्यूबेट रहे और 7 दिन में यहाँ पे कितना सिक्रेशन इकट्ठा हो जाएगा, ये ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी। इसीलिए आप लोगों को इन चीज़ों का भी ज्ञान होना चाहिए। जो प्रैक्टिकल ज्ञान होता है ये यही ज्ञान होता है जो आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो है ये जो येलो पोर्ट रहता है ये कफ का रहता है, और इस कफ का जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो कितना होता है, 23 से 25 mm ऑफ SG होता है। और इसको मॉनिटर करने के लिए ईटी ट्यूब प्रेशर वाला एक मॉनिटर आता है। क्या आता है, ईटी ट्यूब जो है प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए एक मॉनिटर आता है, ब्लैक कलर का डिवाइस होता है। उसको आप इस पोर्ट से कनेक्ट करते हो तो वो वहां पे बता देता है कि इस कफ के अंदर कितना प्रेशर है। हाई का प्रेशर आपको नहीं रखना है, क्योंकि ट्रेकिया और ईसोफेगस के बीच में फिस्टूला बन सकता है या ट्रेकिया के अंदर नेक्रोसिस हो सकता है। जो मरीज लॉन्ग टर्म इंट्यूबेट रहता है इन मरीजों के अंदर आपको हर 2 घंटे के अंदर इस ट्यूब को डिफ्लेट करना है। क्या करना है, यहाँ से एयर को बाहर निकाल के इसको डिफ्लेट करना है
ताकि उसके ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में अब नॉर्मल कनेक्शन नहीं बने। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये जो कफ्ड ट्यूब होती है ये क्या है, हाई वॉल्यूम और लो प्रेशर पे काम करती है। वॉल्यूम हाई डिलीवर करेगी जो वेंटी से आ रहा है, और ईटी ट्यूब जो है ट्रेकिया के ऊपर क्या है, प्रेशर कम बनाएगी ताकि ट्रेकिया के अंदर प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, इट इज द हाई वॉल्यूम एंड लो प्रेशर कप ट्यूब होती है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और अगले सवाल का सही जवाब देना है, और जो इजी होगा उसके ऊपर पोल नहीं लगेगा, और जवाब इस बार सही लिख देना है। जवाब क्या लिखना है, आइडेंटिटी द डायग्राम। यहाँ पे ये जो डायग्राम बना हुआ है इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या प्रॉब्लम है इस मरीज के अंदर, ये मरीज इस तरीके से क्यों सो रहा है, क्या प्रॉब्लम हुई है, ये आइडेंटिफाई करके बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है ये कर्निंग साइन है क्या, ऑप्शन बी कह रहा है ये ब्रूडजिंस्की साइन है क्या, ऑप्शन सी कह रहा है ये डी कॉर्टिकेट पोस्चर है क्या, या फिर ये डी सेरिब्रेट पोजीशन है क्या, कौन सी पोजीशन है। और इसका असेसमेंट करने के लिए आपको जो स्केल आनी चाहिए उस स्केल का नाम है जीसीएस स्केल। क्या नाम है, जीसीएस स्केल। ग्लासको कोमा स्केल के नाम से उसको जाना जाता है, और जीसीएस स्केल को असेसमेंट भी आपको आना चाहिए, तभी आप कह पाते हो। आपको कोई भी आके पूछ लेता है कि पेशेंट का जीसीएस कैसा है, यानी कि लेवल ऑफ कॉन्शियस मरीज का कैसा है, उसका असेसमेंट करने के लिए जो स्केल यूज होती है उस स्केल का नाम क्या है, जीसीएस स्केल नाम है। क्या नाम है, जीसीएस स्केल है। और ये जीसीएस स्केल आपको आनी ही चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि जीसीएस का असेसमेंट सिर्फ डॉक्टर ही करेगा, आपको भी डॉक्टर आके पूछेगा सीधा ही कि इस पेशेंट का जीसीएस कैसा है, इसकी मिनिमम मार्किंग क्या है, मैक्सिमम मार्किंग क्या है, क्या इस स्केल के अंदर असेसमेंट किया जाता है। तो इसका जो है यूज किया जाता है टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। किसका, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए यूज किया जाता है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए जो यूज की जाती है वो स्केल का नाम क्या है, जीसीएस स्केल। इसके जो है पैरामीटर रहते हैं ईवीएम। क्या रहता है, ईवीएम जो वोटर मशीन होती है उसी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, और सीधा याद हो जाए तो और भी बढ़िया है, क्योंकि इसकी तो रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिलेक्शन के बाद में एक्चुअल चैलेंज यही वाले होते हैं। अभी तो आप रट के गए और आपको पता है 3 मिनिमम और 15 मैक्सिमम पता है, लेकिन जब आपको जीसीएस करना पड़ा तब आपको इन चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा। जो आप बोल रहे हैं इन चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है ई का मतलब होता है ई का मतलब क्या है, आई। और ये जो आई है इसका मिनिमम मार्किंग कितना 1 और मैक्सिमम कितना 4। तो असेसमेंट कैसे करेंगे आप, 4, 3, 2 और 1, ये नंबरिंग आप किस तरीके से देंगे। अगर आदमी अपने आप से आंखें खोल रहा है तो वो ओपनिंग कैसी है, स्पॉन्टेनियस ओपनिंग। कैसी है, स्पॉन्टेनियस ओपनिंग है। अपने आप से आंखें खोल रहा है, पेशेंट इमरजेंसी में आया और स्पॉन्टेनियस जो है ओपनिंग कर रहा है, आंख अपने आप खोल रहा है, तब तक नंबर कितने दोगे आप उसको, 4। और ये मरीज जो है अपने आप से नहीं खोल रहा है, तब आप क्या करेंगे, साउंड यानी कि उस मरीज को आवाज लगाएंगे कि हरिराम जी आप कैसे हो। जब हरिराम जी कैसे हो बोलते हो तो खोले तो उसको बोलते हैं आई ओपनिंग विथ साउंड। आई ओपनिंग विथ साउंड। साउंड के साथ में जब खोले आंख तो बोलो उसको कि नंबर आपको कितने मिले हैं, 3 मार्क्स मिले। और जब साउंड से नहीं खोले तब क्या करो, उसको मारना पीटना नहीं है, पेनफुल स्टिमुलाई देना है। क्या करना है, पेनफुल स्टिमुलाई दिया जाता है ग्लेबुलर एरिया के अंदर या स्टर्नम के अंदर। मोस्टली 2 साइड रहती है सेंटर की, पेरीफ्री में देव तो कहाँ देव, नेल बड्स पे देव। कहाँ पे देव, नेल बड्स पे देव। और नेल बड्स पे देव तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि पेनफुल स्टिमुलाई के साथ में खोल रहा है, पेनफुल स्टिमुलाई के साथ में आई ओपनिंग हो रही है, आई ओपनिंग कर रहा है, तो उसको आप कितने मार्क्स दोगे, 2 मार्क्स दोगे। लेकिन आपने उसको सारे तरीके आजमा के देख लिए फिर भी आंखें नहीं खोल रहा है तो नंबर कितना दोगे, नो रेस्पॉन्स पे आप क्या करोगे, 1 नंबर दोगे। 0 मार्क्स इसके अंदर नहीं होते हैं। जीसीएस स्केल के अंदर कभी भी 0 मार्क्स नहीं आता है। तो मिनिमम मार्क्स कितना आ गया, 1 आ गया। आई ओपनिंग खुद से खोल दी आंख, 4 नंबर दे दो। आवाज लगाने पे खोली, 2 नंबर दे दो। पेनफुल स्टिमुलाई करने से खोली तब 3 दे दो। और सारे इंतजाम करने से नहीं खोली तो 1 मार्क्स दे दो। और अगला जो है पैरामीटर, वो पैरामीटर क्या है, वी का मतलब होता है वर्बल। क्या होता है, वर्बल का मतलब है बोलना। वर्बल आपने सुना है, वर्बल होता है बोलना। तो वर्बल के अंदर भी क्या है, मिनिमम मार्क्स रहेगा 1 और मैक्सिमम कितना 5। तो ये मार्किंग आप कैसे करेंगे, 5 मार्क्स
4, 3, 2 और 1 कैसे मार्क्स देने वाले हो? वर्बल का मतलब है बोलना। आदमी बढ़िया सी बातें कर रहा है, बीमार जरूर है, मरीज को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भले ही है, लेकिन ये मरीज आपसे बातें कर रहा है कि मैं इस तरीके से पहले ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ले रहा था और उसके बाद में मेरे इंसुलिन स्टार्ट कर दिया था, अब मेरी शुगर इतनी एक ज्यादा कैसे बढ़ गई मुझे पता नहीं चला। मरीज को तो इंसुलिन का इन्फ्यूजन चल रहा है, लेकिन मरीज आपसे बातें कर रहा है, यानी कि फुली टॉकेटिव है। मरीज कैसा है? फुली टॉकेटिव है। और फुली टॉकेटिव है तब आप मार्क्स कितने दोगे? फुली टॉकेटिव मरीज को मार्क्स कितने दोगे? 5। कितने मार्क्स दोगे? 5 मार्क्स दोगे। 4 नंबर आप इसको कब देने वाले हो? जब मरीज क्या है? कंफ्यूज हो रहा है। आप बातें कर रहे हो, आप पूछते हो कि बाबा जी आपके घर में जो है कितने लोग रहते हैं, और वो आदमी दिमाग लगाता है कि कितने लोग हैं, इस तरीके से कंफ्यूज होकर बात कर रहा है। कैसे कन्वर्जन कर रहा है? कंफ्यूज कन्वर्जन कर रहा है। कैसे कर रहा है? कंफ्यूज होकर जवाब दे रहा है, कंफ्यूज कन्वर्जेशन कर रहा है। तब मार्क्स कितने दोगे आप? 4 मार्क्स दे दोगे। तो 3 मार्क्स आप कब देने वाले हो? जब कैसी बातें करे तब जवाब दोगे आप 3। क्या आपको मार्क्स 3 कब मिले? जब वो मरीज क्या है? बात करे आपसे, लेकिन वो मीनिंगलेस बात है। कैसी है? मीनिंगलेस है, जिसकी कोई मीनिंग नहीं है। आप पूछते हो कि आपके सबसे बड़े बेटे का नाम क्या है, और जो उसका बेटा ही नहीं वो कह रहा है जीत सिंह नाम है, तो ये क्या है? मीनिंगलेस है। आपने कुछ भी पूछा, आप टाइम का पूछ रहे हो और वो आपको डेट बता रहा है, इसका मतलब ये क्या है? जो आप पूछ रहे हो वो जवाब नहीं दे रहा, तो वो कैसा हो गया? मीनिंगलेस हो गया। कैसा कन्वर्जन हो गया? मीनिंगलेस कन्वर्जन कर रहा है। मीनिंगलेस कन्वर्जन कर रहा है आदमी। तब आप क्या करोगे? 3 मार्क्स दे दोगे। और आदमी बोल तो रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है आपको क्लियर नहीं पता चल रहा है। आदमी क्या है? नींद के अंदर जैसे बातें करता है, कुछ पता नहीं चलता कि आदमी क्या बोल रहा है, तो उसको बोलते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड। का क्या बोलते हैं? आप आदमी को बात करवाने की कोशिश कर रहे हो और वो आदमी इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड ला रहा है, इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड जो है प्रोड्यूस कर रहा है, और ये क्या है? वॉइस क्लियर नहीं है। इसकी वॉइस कैसी नहीं है? क्लियर नहीं है। और जब क्लियर नहीं है तो वो कैसा है? इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड है। कैसा है? इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड है। मार्क्स कितने दोगे आप? 2। और 1 नंबर जब आदमी ने क्या कर दिया? पूरी तरीके से मुंह पे क्या लगा दी? चुप्पी, और अब वो बोल नहीं रहा है, कुछ भी कर लो उसको और वो बात ही नहीं कर रहा है, तब आप जवाब क्या दोगे? 1 नंबर दोगे। रेस्पॉन्स कैसा? नो रेस्पॉन्स, कोई रेस्पॉन्स नहीं है। तब आप क्या करेंगे? 1 मार्क्स दे देंगे। ये तो था वर्बल रेस्पॉन्स। नेक्स्ट वन जो है वो है मोटर रेस्पॉन्स। मोटर का मतलब होता है मूवमेंट। मोटर का मतलब क्या है? मूवमेंट। मोटर का मतलब क्या है? आपके पास में अगर बाइक है तो बाइक क्या करती है? मूवमेंट। आप जब उसको ड्राइव करते हो वो क्या करती है? मूवमेंट। मोटर का मतलब होता है मूवमेंट। तो यहाँ पे मूवमेंट से संबंध रहता है। तो इसके जो है मिनिमम मार्क्स कितने रहते हैं? 1 और मैक्सिमम 6। 6 कब देंगे? 5 कब देंगे? 4 कब देंगे? 3 कब देंगे? 2 कब देंगे? 1 कब देंगे? 0 तो कभी भी नहीं आने वाला, और 0 कभी भी नहीं आएगा। तब आपको जवाब क्या देना है कि मिनिमम मार्क्स कितने रहते हैं? 0। 6 कब देंगे? जब ये मरीज को आपने बोला कि बाबा जी हाथ ऊपर करो जल्दी से, हम आपके कैनुले लगा रहे हैं, तो उसने हाथ ऊपर कर दिया। वो क्या है? ओबे कमांड है। क्या है? ओबे कमांड है। आपकी कमांड को फॉलो कर रहा है आदमी। तब जवाब क्या दोगे? क्या आपको मार्क्स कितने मिलेंगे? 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो 5 कब दोगे? जब इसने खुद से कमांड फॉलो कर दी, तब आपने क्या किया? इसको मार्क्स दे दिया 6। और 5 मार्क्स कब दोगे आप? फुल्ली कमांड लिख रहे लोग, फुल्ली कमांड फॉलो कर रहे तब। तो इसको आप जो है 5 नंबर कब देंगे? जब इसने कमांड फॉलो कर दी तब। लेकिन अब ये आदमी आपके कहने से कमांड फॉलो नहीं करे, तो आप क्या करो? पेनफुल स्टिमुलाई दो। इसको भी क्या करो? आप जब पेनफुल स्टिमुलाई देते हो, पेनफुल स्टिमुलाई देते हो, और उस दौरान ये आदमी क्या करता है? आपको हटाता है। क्या करता है? आपको हटाता है। पेनफुल स्टिमुलाई से आपको वो मूवमेंट करता है। क्या करता है? पेनफुल स्टिमुलाई दी तो उसने क्या किया? मूवमेंट किया। क्या किया? अपनी बॉडी का मूवमेंट किया। तो नंबर कितने दे दो? 5 दे दो। और इस आदमी ने जिस टाइम आपने इसको पेनफुल स्टिमुलाई दी, और ये आदमी वहां उस पेन से क्या कर रहा है? खुद को विड्रॉ कर रहा है। आपने जाकर के स्टर्नम वाले एरिया के अंदर जोर से प्रेस किया इस तरीके से। अब वो आदमी आपको नहीं हटा रहा है, इस बार क्या कर रहा है? खुद को विड्रॉवल कर रहा है। पेनफुल स्टिमुलाई से खुद को विड्रॉ कर रहा है। तब आप इसको विड्रॉवल वाले आदमी को क्या करोगे? नंबर कितने दोगे? विड्रॉवल फ्रॉम पेनफुल स्टिमुलाई। जहां पेनफुल स्टिमुलाई दे रहे हो वहां से क्या कर रहे हैं? ये पेनफुल स्टिमुलाई से खुद को विड्रॉ करा है इस बार। तब आप नंबर कितने दोगे? 4 मार्क्स दोगे। और 3 और 2 कब देने वाले हो? एक वर्ड है डी कॉर्टिकेट और एक क्या है? डी सेरिब्रेट। क्या है? एक तो डी कॉर्टिकेट है। डी कॉर्टिकेट का मतलब होता है ब्रेन के कॉर्टेक्स वाला हिस्सा अफेक्ट हुआ है। क्या हुआ है?
डी कॉर्टिकेट के अंदर ब्रेन का कॉर्टेक्स वाला हिस्सा जो अफेक्ट हुआ है, आदमी फ्लेक्शन पोजीशन के अंदर आ गया है। क्या आ गया है? इस तरीके से फ्लेक्शन वाली पोजीशन के अंदर आ गया है। और ये मार्क्स कितना देता है आदमी को? जीसीएस स्क्वायर के अंदर 3 मार्क्स देता है। और एक वर्ड है डी सेरिब्रेट। क्या है? डी सेरिब्रेट, सेरिब्रम अफेक्ट हो चुका है और इसको बोलता है एक्सटेंशन वाले पोजीशन। आदमी ने इस तरीके से अपने हाथ पांव फैला के इस तरीके से एक्सटेंशन कर दिया और सेरिब्रम पूरी तरीके से अफेक्ट हो चुका है। इंटेलिजेंस सीट जो है वो अफेक्ट हो चुकी है, तो डी सेरिब्रेट हो गया। क्या हो गया? डी सेरिब्रेट हो गया। और आपने कुछ भी करो कोई रेस्पॉन्स नहीं, नंबर दे दो 1। कुछ भी करो कोई रेस्पॉन्स नहीं, नंबर दे दो 1। मिनिमम मार्क्स जीसीएस का 3 और मैक्सिमम 50, ये आपको याद है, लेकिन ये अंदर होने वाली चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। हॉस्पिटल में जाकर के इसी तरीके से प्रैक्टिस करके भी आपको देखना है। और ये जो पोजीशन सवाल के अंदर दिख रही है, ये कौन सी पोजीशन है, ये आपको बता देनी है। ये आदमी क्या है? फ्लेक्शन में है। और फ्लेक्शन किसको बोला हमने? डी कॉर्टिकेट, कॉर्टेक्स वाला हिस्सा ब्रेन का अफेक्ट हुआ, आदमी फ्लेक्शन में चला गया। और यहाँ पे जो लिखा है डी कॉर्टिकेट पोर्शन, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है डी कॉर्टिकेट पोर्शन, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जीसीएस को आज पूरी तरीके से समझ लिया है लोगों ने, और जब समझ लिया है तो अगले सवाल का जवाब दे दो। अगले सवाल का जवाब देना है, और जवाब जब टफ होगा तब उसके ऊपर क्या लग जाएगा? पोल। क्या लग जाएगा? पोल। और इसके ऊपर हम पोल लगाने वाले हैं और ऑप्शन जो है पढ़ने हैं, सवाल पढ़ना है और फिर आपको जवाब देना है। सवाल आपसे कह रहा है द चाइल्ड प्रेजेंटेड विद द हेडेक, डिजीनेस, इंटरमीडिएट क्लाउडिकेशन विद द ओकेजनली डिस्निया, द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस इन द ऑप्शन ए ASD, ऑप्शन बी PDA, ऑप्शन सी टॉफ टर्टोलॉजी ऑफ फैलेट, ऑप्शन डी को-एरेक्शन ऑफ द अओर्टा। और ये जब आपने पढ़ लिया है तो अब लगा दो इसके ऊपर पोल। और जैसे ही मैं स्टार्ट करूं आपको क्या करना, अपना जवाब लिखना है। और CCB भी लिख रहे हैं, ऐसे नहीं लिखना है, सिर्फ सिंगल लिखना है, तभी पोल में आएंगे। और ये पोल वाला लास्ट सवाल है। अब आपका टाइमिंग जो है स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों को जवाब देना है कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। मरीज के अंदर हेडेक, डिजीनेस, इंटरमीडिएट क्लाउडिकेशन, डिस्निया हो रहा है और ऐसे मरीज का डायग्नोसिस क्या बनाएंगे आप? ASD है क्या? आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट है क्या? इसको पैटर्न डक्टस आर्टेरियोसस है या टर्टोलॉजी ऑफ फैलेट है? और मैक्सिमम लोगों ने गलत जवाब को राफेल की तरह उड़ाया है और यही आपकी पोल दी। मैंने बोला था जो सवाल का जवाब आपको नहीं आएगा उसका आभास मुझे पहले से हो जाता है कि आप ये सिम्टम देके बिल्कुल सीधा और गलत भागने वाले हो, और आप भाग ही गए हो और जवाब दे रहे हो। टाइम आपका ओवर हो चुका है और अब यहाँ पे आपका जो है सेलेक्ट क्या करना है। मैं जैसे ही इसको आंसर दूंगी ये आपकी पोल खोल के बता देगा कि किस आदमी ने सही जवाब दिया है। और फिर से जो है रिजल्ट इसका शो हो गया। मात्र 8.54% लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि हम तो पीडियाट्रिक नर्सिंग के गाता बन चुके और जब गाता आप बन गए हो तो इस तरीके के जवाब क्यों दे रहे हो भाई? जब आप गाता बन गए हो तो इस तरीके के जवाब क्यों दे रहे हो? सिर्फ 8% लोग जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब 92% लोगों का टाइम क्या हो रहा है पोल के अंदर? वेस्ट। और वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर रहे हो आप? वो इन्वेस्टमेंट आप कहाँ पे कर रहे हो? आपने कंजेनाइटल हार्ट डिजीज को इतनी बार पढ़ने के बावजूद भी गलत जवाब दे रहे हो, इसका मतलब आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। और ये 8% लोग बहुत एक्टिवली पढ़ रहे हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है, और उनका नाम आपको सुन लेना है। फिर इसका रेशनल सुनना है कि इसका जवाब डी क्यों है, को-एरेक्शन ऑफ एओर्टा इसका जवाब क्यों है। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है, पहले टॉपर है वो क्या है? शिखा वर्मा। 0.8 सेकेंड के अंदर इन्होंने सही जवाब दिया क्योंकि इन्होंने कंजेनाइटल हार्ट डिजीज को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। और सेकंड टॉपर है प्रभा रंजन, और थर्ड टॉपर है नरेंद्र पाल, फोर्थ टॉपर है कल्पना सिंह, और फिफ्थ टॉपर है हिमांशी, और सिक्स्थ टॉपर है स्वाति पटेल। ये 6 लोग जो है सही जवाब दे रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ लोगों ने सही जवाब दिया। जब 8% हो तो बहुत ही कम लोगों ने, निखिल सैनी, मीरा और ये सारे लोग जो है प्रकाश गोपाल, ये सारे लोगों ने सही जवाब दिया। और बहुत सिर्फ 14 लोगों ने ही सही जवाब दिया। इस पोल ने ये बता दिया ये 8% में सिर्फ 14 लोग हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है। तो अब आपको इसका रेशनल सुनना है कि जवाब इसका डी क्यों है, टर्टोलॉजी ऑफ फैलेट क्यों नहीं है। ये सिम्टम टॉफ के है क्या, आपको पहले बताना है कि टॉफ के अंदर आपको क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। टर्टोलॉजी ऑफ फैलेट डिजीज कैसी है? साइनोटिक हार्ट डिजीज है। कैसी है? साइनोटिक हार्ट डिजीज है। अब जब साइनोटिक हार्ट डिजीज है
और इसको टेट्रालॉजी बोला है। इसका मतलब इसके अंदर 4 डिफेक्ट प्रेजेंट है। क्या है? 4 डिफेक्ट प्रेजेंट है। वो क्या है? पल्मोनरी वॉल का क्या हुआ? स्टेनोसिस। क्या हुआ? पल्मोनरी वॉल का स्टेनोसिस हुआ। पल्मोनरी वॉल का स्टेनोसिस हुआ और स्टेनोसिस की वजह से ब्लड आगे नहीं जा रहा है, और आगे नहीं जा रहा है तो राइट वेंट्रिकल्स की क्या हो गई? हाइपरट्रॉफी। क्या हुई? राइट वेंट्रिकल्स की क्या हो गई? हाइपरट्रॉफी हो गई, साइज बढ़ गई। क्या हो गई? हाइपरट्रॉफी हो गई, साइज बढ़ गई। और थर्ड इसके अंदर क्या हुआ? जब हार्ट के राइट वेंट्रिकल्स की साइज बढ़ी तो अब ये क्या करेगा? यहां से ब्लड बाहर नहीं जा रहा तो कोई और तरीका निकालो। तरीका क्या है? वीएसडी बना दो। वेंट्रिकल्स के बीच में डिफेक्ट बना के राइट वाले ब्लड को शिफ्ट कहाँ कर दो? लेफ्ट साइड हार्ट के अंदर शिफ्ट कर दो। और उसके बाद में जब इस तरह की कंडीशन होती है तो एओर्टा बिल्कुल राइट वेंट्रिकल्स के नियर अराइज होता है। उसको बोलते हैं अवर राइजिंग ऑफ एओर्टा। क्या बोला जाता है? अवर राइजिंग ऑफ एओर्टा। एवर राइजिंग ऑफ एओर्टा। मेरी यूपीपीएससी की पहली क्लास के अंदर इस डिजीज को मैंने बेस्ट एक्सप्लेन किया है, फिर भी जो है 5वीं क्लास के अंदर जवाब गलत आ रहे हैं। इसका मतलब आप भूल जाते हो। ये टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट के अंदर बूट शेप हार्ट देखने को मिलता है। मरीज के अंदर डिस्निया भी होता है, लेकिन इस मरीज को हेडेक नहीं होगा। इस मरीज को क्या नहीं होगा? हेडेक नहीं होगा। और इस मरीज को ओकेजनली क्लाउडिकेशन नहीं होगा, इसको तो क्लाउडिकेशन ही रहेगा। इसकी बॉडी के अंदर साइनोसिस रहता है, कभी कभी इसको साइनोसिस नहीं होगा, क्लाउडिकेशन नहीं होगा, इसको तो हमेशा ही हुआ ही रहेगा। तो ये तो क्या है? साइनोटिक हार्ट डिजीज है। ईएसडी और पीडी ये दोनों एसाइनोटिक हार्ट डिजीज है और ये इसके जवाब नहीं है। कोएरेक्शन ऑफ एओर्टा के अंदर ये हमारा 4th चैम्बर जो हार्ट है, इस हार्ट्स के लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा अराइज होता है। इस तरीके से आर्च ऑफ एओर्टा बनता है और ये जो आर्च ऑफ एओर्टा इस तरीके से बनता है, अपर बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का काम कौन करता है? आर्च ऑफ एओर्टा करेगा। और उसके बाद में ये एओर्टा धीरे धीरे वापस डिसेंड होने लगता है। डिसेंडिंग एओर्टा जो है वो थोरेसिक लेवल पे आकर के थोरेसिक गेज को ब्लड सप्लाई करेगा। एब्डोमिनल एओर्टा एब्डोमिनल ऑर्गन को करेगा और उसके बाद में इसकी क्या है? ब्रांचेस बनेगी। इंटरनल एक्सटर्नल इलियक आर्टरी बनती है जो लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर ब्लड सप्लाई लेके जाती है। तो जब क्या होता है? ये जो है डिसेंडिंग एओर्टा है, इस डिसेंडिंग एओर्टा के अंदर कोएरेक्शन ऑफ एओर्टा के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन बनता है। ऑब्स्ट्रक्टेड हार्ट डिजीज है। कोएरेक्शन ऑफ एओर्टा कैसी है? ऑब्स्ट्रक्टेड हार्ट डिजीज है। और यहाँ पे क्या होता है? इसके अंदर यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन बना। अब जब यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन बना तो इस आदमी के अपर बॉडी के अंदर तो ब्लड सप्लाई क्या है? भरपूर है, क्योंकि आर्च ऑफ एओर्टा क्या कर रहा है? अपर साइड में ब्लड सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है? इस मरीज को ब्रेन को ब्लड सप्लाई ज्यादा जा रही है, हाथों को ज्यादा जा रही है, गले में ज्यादा जा रही है, लेकिन कहाँ कम जा रही है? लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर। यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड फ्लो हो गया है कम, तो लोअर साइड में आपको सैचुरेशन कम मिलेगी, वहां पे बीपी भी आपको कम मिलेगी। और इसका कारण क्या है? ये ऑब्स्ट्रक्शन वाली जगह डिसेंडिंग एओर्टा के अंदर क्या आ चुका है? ब्लॉकेज आ गया है, नैरोविंग हो गया। कंप्लीट ब्लॉक तो नहीं हुआ है, लेकिन वहां पे क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से नैरो हो गया है बाल, तो ब्लड कम नीचे जा रहा है, नीचे कम जा रहा है, तो वहां पे क्या है? ब्लड सप्लाई कम, और कम है तो इस आदमी को हेडेक क्यों हो रहा है? हेडेक कहाँ से होता है? ब्रेन से होता है कि पाँव से? ब्रेन से होता है, क्योंकि इसके पास में सप्लाई ज्यादा जा रही है। जब हाइपरटेंशन होती है तो उसका क्लासिकल सिम्टम होता है हेडेक, ऑक्सीपिटल हेडेक देखने को मिलता है। तो इस आदमी को क्या है? ब्रेन के अंदर सप्लाई ज्यादा है और यहाँ पे हाइपरटेंसिव कंडीशन है और लोअर बॉडी के अंदर सप्लाई नहीं है, तो इस आदमी को क्लाउडिकेशन होता है कि लोअर एक्सट्रीमिटी को सप्लाई नहीं हो रही है, ऊपर उसको हेडेक हो रहा है टेंशन की वजह से। किसकी वजह से? टेंशन की वजह से। और इंटरमीडिएट क्लाउडिकेशन का मतलब है लोअर एक्सट्रीमिटी में सैचुरेशन सही नहीं है तो क्लाउडिकेशन होता है, उसको इस तरीके से चकरा जाता है आदमी। और वो डिजीज कौन सी है? कोएरेक्शन ऑफ एओर्टा। मोस्टली बच्चों के अंदर देखने को मिलती है ऑब्स्ट्रक्टेड हार्ट डिजीज, इसको बोला जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन आप सब लोगों के लिए वो है ये वाली कि हम जो लक्ष्य सीरीज चला रहे हैं इससे तो आपको नॉलेज गेन करना है, और यहाँ पे अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो ये टारगेट बैच आपको ज्वाइन करना है। क्या करना है? ये टारगेट बैच आपको ज्वाइन करना है, जिसकी फीस मात्र 2500 रुपये है। और इसके अंदर आपको जब थ्योरी बेस्ट एक्सप्लेन की जाएगी तो यहाँ जब पोल लगाया जाएगा तो आपके जवाब कैसे होंगे? बहुत अच्छे और शानदार होंगे और आप रैंकर बनेंगे। जब आप रैंक दिमाग में रखते हो तो सिलेक्शन तो ऑटोमेटिक हो ही जाता है। तो आज का अपना जो लेक्चर है वो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। मल्टीपल सब्जेक्ट के जो है एमसीक्यू हो गए और उसमें आप हर दिन कुछ नया लर्न जरूर करेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।